एक शहर से जुड़ी भूतिया कहानियाँ। जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त मीना, बिरजू, जनक के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1859 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से बिरजू ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुँचे। रात के करीब 2 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। बिरजू, ठीक है जनक, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। बिरजू, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर नहीं लगता तो फिर डर किस बात का। इतना कहकर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा। मीना और बिरजू आपस में बातें कर रहे थे, पर जनक आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। मीना, जनक तो कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारी मर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं है। धरती इंसान बिरजू, इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही है, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मीना और बिरजू जोर जोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। जनक, रे नहीं मीना, मैं तो इस कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस जॉर्डन फर्नांडिस की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर काजल को दिया था। जनक की बात सुन मीना और बिरजू भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह में से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि जनक के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। बिरजू, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। बिरजू की बात सुन मीना और जनक कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और बिरजू अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद बिरजू उसी जॉर्डन फर्नांडिस की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नज़रें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी। तो जमीन से एक हाथ निकला और बिरजू के हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उड़ता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता
धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ें आने लगी और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे और यह सब बिरजू के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए बिरजू की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी, पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने बिरजू को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि मीना और जनक ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। मीना, अबे देख कितना पट्टू है ये। जनक, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए ही क्यों करी? जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। मीना और जनक जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। बिरजू, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से। मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था? बिरजू जानता था जो उसने भी देखा है वो कभी सब अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को वही था। तभी जनक ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। जनक, अबे तो अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम ही इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? बिरजू, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। बिरजू से जनक हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान के बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही मीना ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। बिरजू, मीना, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बिरजू तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? बिरजू चीख चीख के मीना से कहे जा रहा, पर मीना ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ बिरजू को फांसी चढ़ाने लगा। बिरजू, मीना, ये तू क्या कर रहा है? जनक, तू मीना को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? बिरजू के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते बिरजू फांसी की वजह से चटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा। हम वो है ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति जॉर्डन फर्नांडिस और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने बिरजू फांसी पर लटका तड़प रहा था। बिरजू के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से बिरजू के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे बिरजू की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। जनक ने जब पेड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती बिरजू की लाश दिखी।
जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। मीना और जनक ने जब बिरजू की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से बिरजू की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी। बाहर से भले ही उनके शरीर कोई खरोच न हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था और अंदर से मांस नसें, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद मीना और जनक की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो बिरजू की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियाँ भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब समय बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब बेल को जरूर दबा दें।